हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके साथ रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। विच साइंटिफिक मेथड इज़ अ जनरेटिव अप्रोच टू रिसर्च? शोध करने के लिए कौन सा वैज्ञानिक तरीका एक उदार दृष्टिकोण है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट डिडक्टिव अप्रोच, ऑप्शन नंबर 2 इंडक्टिव अप्रोच, ऑप्शन नंबर 3 हाइपोथेसिस मेथड या फिर ऑप्शन नंबर 4 पैटर्न मेथड। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 दैट मीन्स इंडक्टिव अप्रोच। शोध करने के लिए इंडक्टिव अप्रोच को वैज्ञानिक तरीके के एक उदार दृष्टिकोण के रूप में यूज़ किया जाता है। तो आइए हम लोग इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच का क्या मतलब होता है इसको जान लेते हैं। इंडक्टिव अप्रोच को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई थ्योरी जनरेट करनी हो या फिर कोई हाइपोथेसिस को सेट करना हो। इंडक्टिव अप्रोच को हम लोग बॉटम अप अप्रोच और स्पेसिफिक टू जनरल अप्रोच भी कहते हैं। एक हमारी होती है डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास कोई हाइपोथेसिस पहले से दी हुई हो और उसकी हमको टेस्टिंग करनी हो कि क्या वो हाइपोथेसिस सही है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग डिडक्टिव अप्रोच का यूज़ करते हैं। डिडक्टिव अप्रोच को हम लोग टॉप डाउन अप्रोच और जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच भी कहते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन अ रिसर्च स्टडी शुड। एक शोध अध्ययन में उद्देश्य के बयान होने चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आइडेंटिफाई द डिजाइन ऑफ द स्टडी, ऑप्शन नंबर 2 आइडेंटिफाई द इंटेंट और ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, ऑप्शन नंबर 3 स्पेसिफाई द टाइप ऑफ पीपल टू बी यूज्ड इन द स्टडी या फिर ऑप्शन नंबर 4 डिस्क्राइब द स्टडी। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी दैट मीन्स आइडेंटिफाई द इंटेंट और ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। रिसर्च में हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को किसी स्टडी के उद्देश्य को जानने के लिए पढ़ते हैं। तो आइए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग ऑफ पर्पस स्टेटमेंट। गाइस सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पर्पस स्टेटमेंट होता क्या है। पर्पस स्टेटमेंट इज द सेंट्रल कंट्रोलिंग आइडिया इन अ स्टडी। जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है वो किसी स्टडी का सेंट्रल पॉइंट होता है। इज रिटन इन सेंटेंस और सेवरल सेंटेंसेस, जो कि हमारा वाक्य और वाक्यों के समूह में लिखा होता है। जो किसी स्टडी या प्रपोजल का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है वो उस स्टडी का ऑब्जेक्टिव शो करता है। सेट द ऑब्जेक्टिव, द इंटेंट और द मेजर आइडिया ऑफ अ प्रपोजल और अ स्टडी। गाइस ये तो हमारा हो गया स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ये दो चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाती, जिसमें से हमारा पहला है द प्रॉब्लम लीडिंग टू अ नीड ऑफ फॉर द स्टडी और दूसरा है द क्वेश्चन टू बी आंसर्ड बाय द कलेक्टिंग डेटा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सोर्सेस ऑफ रिसर्चेबल प्रॉब्लम कैन इंक्लूड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रिसर्चर ओन एक्सपीरियंस एज एजुकेटर, ऑप्शन नंबर 2 प्रैक्टिकल इश्यूज दैट रिक्वायर सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर 3 थ्योरी एंड पास्ट रिसर्च या फिर ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑर्डिनल स्केल इज। ऑर्डिनल स्केल है ऑप्शन नंबर फर्स्ट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट, ऑप्शन नंबर 2 अ रैंक ऑर्डर स्केल ऑफ मेजरमेंट, ऑप्शन नंबर 3 अ स्केल विथ इक्वल इंटरवल बिटवीन एडजेकेंट नंबर या फिर ऑप्शन नंबर 4 अ स्केल विथ एन एब्सोल्यूट 0 पॉइंट। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी दैट मीन्स अ रैंक ऑर्डर स्केल ऑफ मेजरमेंट। गाइस हमारे पास 4 तरह के स्केल होते हैं। एक हमारा होता है नॉमिनल स्केल, एक हमारा होता है ऑर्डिनल स्केल, एक हमारा होता है इंटरवल स्केल और लास्ट में हमारा आता है रेशियो स्केल। तो आइए हम लोग एक एक करके इन सभी का मतलब समझते हैं। नॉमिनल स्केल के अंदर हम वेरिएबल को नेम और कैटेगरी प्रोवाइड करते हैं, बट इसके अंदर हम लोग वेरिएबल को रैंक प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसकी कमी को दूर करने के लिए ऑर्डिनल स्केल का यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर हम वेरिएबल को रैंक और ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं। बट ऑर्डिनल स्केल के अंदर दो वेरिएबल के बीच का गैप या डिस्टेंस हमें नहीं पता होता है, तो उसकी कमी को दूर करने के लिए हम लोग इंटरवल स्केल का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमें दो वेरिएबल के बीच का गैप और डिस्टेंस भी पता होता है। और लास्ट में हमारा एक होता है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल के अंदर हमारे पास नॉमिनल स्केल,
ऑर्डिनल स्केल और इंटरवल स्केल तीनों की करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं और इसके अंदर हमारे पास जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो हो जाती है। और गाइस यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि रेशियो स्केल के अंदर हम सभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे प्लस, माइनस, इनटू और डिवीजन। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रिलायबिलिटी इज मोस्ट सिंपली नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? विश्वसनीयता निम्नलिखित में से किसके नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट स्कोर। ऑप्शन नंबर 2, वे इन विच पीपल आर द सेम। ऑप्शन नंबर 3, कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी। ऑप्शन नंबर 4, अ रैंक ऑर्डर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी। तो गाइस हमारे पास दो टर्म होती है, एक होती है रिलायबिलिटी और एक होती है हमारे पास वैलिडिटी। इन दोनों का हम लोग मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है। रिलायबिलिटी को अगर हम सिंपल टर्म्स में बोलें तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, जिसका मतलब होता है जब हम एक सेट ऑफ डेटा पर आप जितनी बार टेस्ट लगाएंगे उसका रिजल्ट अगर हर बार सेम आएगा तो आप ये कहेंगे कि आपकी जो स्टडी है वो रिलायबल है या कंसिस्टेंट है। एक वर्ड हमारा होता है वैलिडिटी, जिसका मतलब होता है एक्यूरेसी। जो आप अपनी स्टडी से चाहते हैं या जो रिज़ल्ट आप अपनी स्टडी से चाहते हैं, अगर आप वही रिज़ल्ट प्राप्त कर रहे हैं तो उसे हम लोग वैलिडिटी कहते हैं, या ये कहेंगे कि आपकी स्टडी जो है वो एक्यूरेट है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अनदर नेम फॉर अ लिंकर्ड स्केल इज? लिंकर्ड स्केल का अदर नाम क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंटरव्यू स्केल। ऑप्शन नंबर 2, इवेंट स्केल। ऑप्शन नंबर 3, समिटेड स्केल, या फिर ऑप्शन नंबर 4, रैंकिंग। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स समिटेड स्केल। लिंकर्ड स्केल को हम लोग समिटेड स्केल भी कहते हैं। गाइस आइए हम लोग कुछ हमारे पास स्केलिंग टेक्निक्स होती हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास दो तरह की स्केलिंग टेक्निक्स होती हैं। एक होती है हमारे पास कंपैरेटिव स्केल, एक होती है हमारे पास नॉन कंपैरेटिव स्केल। कंपैरेटिव स्केल के हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं। एक हमारा होता है पेयर्ड कंपैरिजन, एक हमारा होता है रैंक ऑर्डर, एक हमारा होता है कांस्टेंट सम, और लास्ट में हमारा आता है क्यू शॉर्ट। नॉन कंपैरेटिव स्केल के 2 टाइप्स होते हैं। एक हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस रेटिंग स्केल, एक हमारा होता है इंटरमिस्ट रेटिंग स्केल। इंटरमिस्ट रेटिंग स्केल के हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, जिसको मैं आप ऊपर डिस्कस कर रहा हूं। पहला हमारा होता है लिंकर्ड स्केल, दूसरा हमारा होता है सेमेंटिक डिफरेंशियल, और लास्ट में हमारा होता है स्टेपल टेस्ट। तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, When each number of the population has an equal likely chances of being selected, this is called? जब प्रत्येक जनसंख्या की संख्या में समान रूप से चयनित होने की संभावना होती है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ऑप्शन नंबर 2, कोटा सैम्पलिंग। ऑप्शन नंबर 3, स्नोबॉल सैम्पलिंग, या फिर ऑप्शन नंबर 4, रैंडम सैम्पलिंग। आई होप गाइस आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स रैंडम सैम्पलिंग। अगर किसी पॉपुलेशन के सभी आइटम्स के सेलेक्ट होने की इक्वल चांस रहते हैं तो उसे हम लोग रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। तो गाइस आइए हम लोग रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग कुछ डिफरेंस होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। गाइस हमारे पास 2 तरह की सैम्पलिंग होती है, एक हमारी होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होती है हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम लोग रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम लोग नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो पॉपुलेशन के सभी आइटम्स हैं उसके सेलेक्ट होने के इक्वल चांस रहते हैं, बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो पॉपुलेशन के सभी आइटम्स हैं उसमें सेलेक्ट होने के इक्वल चांस नहीं होते हैं। दूसरा डिफरेंस इसमें ये होता है कि जो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो रैंडम बेसिस पे होता है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो आर्बिट्रेरी बेसिस पे होता है। तीसरा डिफरेंस इसमें ये होता है रिजल्ट आर अनबायस्ड। जो हमारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से जो रिजल्ट आते हैं वो अनबायस्ड होते हैं, जबकि हमारे पास जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से जो रिजल्ट आते हैं वो
बायस्ड होते हैं, मतलब उसमें फेर बदल की जा सकती है। लास्ट डिफरेंस इसमें ये होता है कि बेसिस ऑफ इन्फ्रेंस इज स्टैटिस्टिकल इन नेचर, जो इसके जो रिजल्ट होते हैं या कंक्लूजन होते हैं वो स्टैटिस्टिकल इन नेचर होते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो इन्फ्रेंस या कंक्लूजन होते हैं वो एनालिटिकल इन नेचर होते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड जनरली रिक्वायर द लार्जेस्ट सैंपल साइज, निम्न में से किसमें आनुवांशिक रूप से सबसे बड़े नमूने के आकार की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लस्टर सैम्पलिंग, ऑप्शन नंबर 2 सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ऑप्शन नंबर 3 सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, या फिर ऑप्शन नंबर 4 प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट मीन्स क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर लार्जेस्ट सैंपल साइज या बड़े सैंपल साइज की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग के बारे में। क्लस्टर सैम्पलिंग में जब हम अपनी पॉपुलेशन को वेरियस ग्रुप में डिवाइड करते हैं और उस ग्रुप को हम लोग क्लस्टर कहते हैं, उसमें से किसी एक पूरे ग्रुप को स्टडी करना ही हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग कहलाता है। मान लीजिए गाइस हमारी पॉपुलेशन को हमने यहाँ पे 3 ग्रुप में डिवाइड किया, इन तीनों ग्रुप को हम लोग क्लस्टर कहेंगे। क्लस्टर फर्स्ट में हमारे पास 5 लोग हैं, क्लस्टर सेकंड में हमारे पास 5 लोग हैं, और क्लस्टर 3 में भी हमारे पास 5 लोग हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब हम पॉपुलेशन को वेरियस ग्रुप में डिवाइड करके और उस वेरियस ग्रुप में से किसी एक पूरे ग्रुप को स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। और इस चार्ट में जैसा बताया गया है कि 3 ग्रुप में हम लोग अगर किसी एक पूरे ग्रुप को स्टडी करेंगे तो उसके लिए जो सैम्पलिंग मेथड हम लोग यूज़ करेंगे उसको हम लोग क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। गाइस इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल JK कॉमर्स क्लासेस में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाकर इसकी PDF गेट करके बाकी की इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अ सेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डैश इन अ फैक्टोरियल डिज़ाइन। एक सेल एक फैक्टोरियल डिज़ाइन में 2 या 2 से अधिक डैश का एक संयोजन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रिसर्च डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर 2 रिसर्च मेजरमेंट, ऑप्शन नंबर 3 डिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर ऑप्शन नंबर 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो गाइस आइए हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। गाइस जब हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 2 तरह के वेरिएबल होते हैं। एक हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हम लोग जो रिसर्च यूज़ करते हैं उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। और गाइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग एक्सपोजर वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और मैनिपुलेटेड वेरिएबल भी बोलते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग आउटकम वेरिएबल, कंट्रोल्ड वेरिएबल, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल या फिर रिस्पॉन्स वेरिएबल भी बोलते हैं। तो आप इन सभी नामों को याद रखिएगा, एग्जाम में आपको इनके दूसरे नाम से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच स्केल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नॉमिनल स्केल, ऑप्शन नंबर 2 ऑर्डिनल स्केल, ऑप्शन नंबर 3 इंटरवल स्केल या फिर ऑप्शन नंबर 4 रेशियो स्केल। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट मीन्स नॉमिनल स्केल हमारा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट होता है। तो गाइस आइए अपने अपने सभी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे नॉमिनल स्केल क्या होता है। जब हम 2 वेरिएबल को या किसी वेरिएबल को नेम और कैटेगरी प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए हम लोग नॉमिनल स्केल का यूज़ करते हैं। ऑर्डिनल स्केल के अंदर हम वेरिएबल को ऑर्डर और रैंक प्रोवाइड करते हैं, बट इसकी एक कमी थी कि ये 2 वेरिएबल के बीच के डिफरेंस को शो नहीं करता था। इस कमी को दूर करने के लिए हम लोग इंटरवल स्केल का यूज़ करते हैं, जिसके अंतर्गत 2 वेरिएबल के बीच का हमें डिफरेंस या गैप भी मालूम होता है। एक होता है हमारा रेशियो स्केल। रेशियो स्केल के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं उनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो 0 होती है। और रेशियो स्केल के अंदर हम सभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन जैसे ऑपरेशन को कंडक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हुआ होगा। आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन का वेट करेंगे। और गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू सो मच गाइस।